पहले वाली वीडियो में अपन ने सीखा था कि जब दो चालकों को जोड़ दिया जाता है, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अभी उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसी के बारे में बात करें अपन, ऊर्जा हानि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कि जैसे अपन ने दो कंडक्टर्स लिए, दो चालक लिए जो कि आवेशित थे। ठीक है, अब इन दोनों में जैसे पहले था क्यू क्यू, बाद में हो गया इसमें Q1, इसमें Q2, C1 C2 V, क्योंकि जब ऊर्जा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, विभव यानी कि पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बात करनी है कि ये जो आवेश ट्रेवल कर रहा है तो इसमें क्या मतलब ऊर्जा में हानि हो रही है, वृद्धि हो रही है, या कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो एनर्जी उसमें कोई चेंज आ भी रहा है, कंडक्टर्स की, चालकों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन यानी कि चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर ये आता है नेगेटिव, ठीक है, तो उसका मतलब तो क्या हो गया, लॉस यानी कि हानि। और अगर ये आता है पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ। और अगर ये जीरो आ जाता है तो मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट यानी कि बैलेंस्ड या नियत या कांस्टेंट, मतलब जितनी थी उतनी ही रह गई। ठीक है, तो इसी पे अपने को विचार करना है। तो आगे देखते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो इनिशियल एनर्जी की बात अपन करते हैं तो जैसे ही अपन ने एक कंडक्टर लिया था, ठीक है, जिस पर पहले चार्ज था Q1, कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल था V1, और दूसरा लिया था, ठीक है, जिस पर पहले चार्ज कितना था Q2, C2 और V2। ठीक है, तो पहले वाले की एनर्जी बात करते हैं। ठीक है, तो U1 बराबर हमने पढ़ा है हाफ CV² होता है, तो 1 है तो 1 1 लग जाएगा। ठीक है, एज इट इज। इसी प्रकार अपने पास U2 कितना हो जाएगा, हाफ C2 V2²। ठीक है, तो जो दोनों की टोटल होगी वही क्या हो जाएगी, कुल प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि टोटल इनिशियल एनर्जी। तो अतः अपने पास U इनिशियल यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U1 प्लस U2। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं तो देखो क्या आता है, U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन परिवर्तन निकाल रहे हैं, डेल निकाल रहे हैं, तो एक चीज तो अपन ने निकाल ली इनिशियल। अब अपन बात करेंगे फाइनल की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखो अब जैसे बाद में जो थी अपने पास कि जो पहले वाला है इसका चार्ज तो हो गया Q1 डैश, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता रही C1 की C1, लेकिन विभव हो गया V। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसका आवेश हो गया था Q2 डैश C2, और ये विभव V, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं, समान विभव पे आएंगे तभी तो आवेशों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो देखो अंतिम ऊर्जा यानी कि फाइनल एनर्जी तो वो कितनी हो जाएगी, जैसे अपन U1 की बात करें। ठीक है, इसको आप दे दो U1 इनिशियल और इसको दे दो U2 इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा U1 इनिशियल U2 इनिशियल। ऐसे U1 फाइनल की बात करें मतलब पहले वाले की अंतिम ऊर्जा की, तो अभी भी क्या लिखेंगे, हाफ CV²। अब C की जगह तो क्या जाएगा C1, लेकिन V क्या कॉमन है तो V रहने देंगे। इसी प्रकार यानी कि एज इट इज। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूँ हाफ CV², ये आपको अपन पहले पढ़ा चुके हैं कैपेसिटर की एनर्जी में। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा में। तो देखो U2 फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ C2 और V का V रह जाएगा। ठीक है, अतः अपने पास U फाइनल कितनी आ जाएगी, U1 फाइनल प्लस U2 फाइनल, दोनों का वैल्यूज पुट कर दो, हाफ C1 V² प्लस हाफ
C2V²। अब यहाँ पे अपने को आगे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है, पुरानी वीडियो आप वापस भी देख सकते हो, ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो अब देखो जो V का वैल्यू यानी कि कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव था, उसका मान कितना था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो देखो यहाँ से दोनों से हाफ कॉमन आ गया और V² कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2, ठीक है। अब ये मान रख दो, तो मान रखने पर अपने पास U फाइनल बराबर हाफ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। अब इसको अपन आगे थोड़ा सोल्व करेंगे, उसी के बाद अपन अंतर, क्योंकि जब तक अपन फाइनल इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे इसकी तरह शॉर्ट फॉर्म में, तब तक अपन इसको सबस्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसको अपन खोलते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो अलग अलग कर लो इसको, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। तो ये एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, या तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करके बाद में कर सकते हो। मैं इसको यहीं छोड़ूंगा, तो देखो क्या आ जाता है मेरे पास, U फाइनल हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इस हाफ को थोड़ा बराबर में अपन लिख लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, तभी तो अपने को पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो ऊर्जा परिवर्तन, चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल यू कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक। इतनी तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को आने भी चाहिए, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। तो यानी कि एंड वाले में से पहले वाले को घटा दो। जैसे आपने बचपन में क्वेश्चन किए होंगे कि भाई हमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये में और बेच दी 80 में या 120 में, तो आपको पता करना है नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करोगे, जो बेचा है उसमें से माइनस कर दोगे जितने में आप लाए थे। जैसे अगर मान लो आपने 120 में बेच दिया, तो 120 माइनस 100 कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 का, ठीक है। अगर आप लेके आए 80, आप लेके आए 100 की, लेकिन आपने बेची कितने में, 80 में, तो 80 माइनस 100 कितना आ गया, माइनस के 20। तो माइनस क्या दिखा रहा है, हानि को। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर आंसर माइनस का आएगा तो हानि, और प्लस का आएगा तो प्रॉफिट। तो आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, ये मैंने एक इसीलिए नहीं उठाया था क्योंकि यहाँ काम आएगा, एक ये रहा और 2 ये रहा। तो देखो डेल यू इज इक्वल टू, ठीक है, फाइनल का वैल्यू ये रहा, हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो अब देखो अपन सबसे पहला काम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने का। तो a प्लस बी का, तो देखो अपने को क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जहाँ तक मुझे लगता है आप 12th में आ गए हैं, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर a कौन है, C1V1, b कौन है, C2V2। तो देखो हाफ C1 प्लस C2, इसको तो मैंने कर लिया अलग, ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं, तो जैसे a स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 C1V1 C2V2 होल अपॉन में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज। अब इस माइनस को करोगे तो अंदर के डिजिट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो हाफ C1V1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस C2V2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये अपने पास देखो, अब अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना लोगे, देखो 2 है C1 प्लस C2, तो क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2C1 C2 अपने पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लेना आना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है आता ही होगा। तो अब देखो क्या करना है, 2C1 प्लस C2 मैंने ले लिया एलसीएम।
अब ये जो फैक्टर है ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो मैं इसको उतार देता हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से, तो C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस ये वापस 2 से 2 कैंसिल आउट, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2 से, तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय C2 V2 स्क्वायर होल, ठीक है। तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये लाइन तो यहाँ तक की एज इट इज आ जाएगी, तो मैं वापस लिख रहा हूँ, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 मैंने एक जगह कर दिया है इनको, ठीक है, अलग अलग थे, माइनस अब इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो पहले इस पूरे को करेंगे C1 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वापस कैसा हो जाएगा माइनस का, तो मैं इस लाइन को नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो क्या हो जाएगा माइनस, ये जगह छोड़ने का मतलब यही है कि ये लाइन जो है कंटिन्यू है, नहीं तो मैं यहाँ से भी लिख सकता था माइनस C1 C2 और V1 स्क्वायर, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब इस पे आते हैं, तो वापस माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ऐसे ही C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये दोनों और ये दोनों क्या है सेम है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट। अब जो बचा है उसको अपन नीचे लिख देंगे, तो देखो क्या बचता है अपने पास, जैसे यहाँ से बचा 2C1 C2 V1 V2, ठीक है, माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि C1 C2 C1 C2 C1 C2 क्या जाएगा कॉमन, साथ में हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस, तो ये जो प्लस का ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो देखो माइनस का C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 2V1 V2 माइनस का प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अगर इसको मैं अच्छे से अरेंज करके लिखूंगा, जैसे माइनस वालों को पीछे ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है। ये आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, देखो ढंग से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा माइनस का C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब जब भी चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का, ये कैसा आएगा पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सिंबल क्या बताता है होने वाले लॉस को यानी कि Q। अतः आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि होती है, एनर्जी डिसिपिटेशन इज ऑलवेज टेक प्लेस, जगह नहीं बची है मैं बोल देता हूँ, एनर्जी डिसिपिटेशन इज ऑलवेज टेक प्लेस इन चार्ज रीजनरेशन, ठीक है। तो जब भी आप दो कंडक्टर्स को जिन पर चार्ज अलग अलग है उनको कनेक्ट करोगे तो उनकी एनर्जी में क्या होगा लॉस होगा। अब ये जो लॉस हो रहा है या एनर्जी डिसिपिटेशन हो रहा है या ऊर्जा की जो हानि हो रही है, ये आपको दिखेगी उस वायर में जिस वायर से आपने उन दोनों को क्या किया कनेक्ट किया। जैसे हमने ये दो गोले लिए थे, ठीक है, इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, तो ये जो वायर है इसमें दिखेगी और किस रूप में दिखेगी हीट के रूप में यानी कि ऊष्मा। तो ये जो वायर है ये गर्म होने लगेगा, जब भी आप दो
चालकों को, आवेशित चालकों को यानी कि चार्ज कंडक्टर्स को कनेक्ट करोगे, जिस भी वायर से, जिस भी कंडक्टिंग वायर से, जिस भी चालक तार से करोगे, वो तार क्या हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद गर्म। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की हानि हो रही है, और वो किस रूप में हो रही है? ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में। तो ये था अपना टॉपिक जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका एक पार्ट बच गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो देखो, अब अपना अगला टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो जैसे ही मैंने एक गोला ले लिया, ठीक है, अब ये क्या है? एक कंडक्टर है, चालक है। ठीक है, हमें पता करना है कि इसकी धारिता यानी कि इसकी कैपेसिटेंस, मतलब ये कितना चार्ज कुल मिला के होल्ड कर सकता है, कितना आवेश अपने अंदर संरक्षित रख सकता है। तो जैसे मैंने मान लिया कि इसको मैंने चार्ज दिया Q, ठीक है, और इसका विभव हो गया V, तो इसकी धारिता हम मान लेते हैं कितनी? C। तो हमें रिलेशन निकालना है और सिर्फ आंसर अपने पास आ जाएगा। जैसे देखो, गोले का विभव यानी कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, जैसे इसकी अगर रेडियस में मान लो कितनी है? r, स्मॉल r, तो v बराबर कितना होता है? आप सबको पता है के क्यू अपॉन आर, क्योंकि अपन सरफेस पे बात करें, अंदर तो वैसे भी नहीं होगा चालक है तो। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर। अब देखो, फ्रॉम कैपेसिटेंस लो यानी कि धारिता के नियम से अपने पास क्या आ जाएगा? C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन के क्यू, और ऊपर चला गया R, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। Q से Q काट दीजिए, तो अपने पास कितना बच जाएगा? देखो, C बराबर R अपॉन के। अब आप सबको पता है के को हम क्या लिख सकते हैं? तो के को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अपने पास आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब किसी गोलीय चालक की धारिता यानी किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसकी रेडियस की। जितना बड़ा उसका रेडियस होगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना। अगर इसके अंदर कोई माध्यम रख दिया जाए, यदि एप्सिलॉन r परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो, इफ एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट, तो अपने पास सीधा सीधा C का वैल्यू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? एप्सिलॉन r को। तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r। ठीक है, ये अपन कई बार कर चुके हैं। तो जितना ज़्यादा परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। तो दो चीज़ों पर अपने पास निर्भर कर रहा है, एक तो रेडियस पे, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे यानी कि मीडियम की परावैद्युता पे। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखो, अपन ने कैपेसिटर यानी कि संधारित्र पढ़ा था, एक तो समांतर पट यानी कि पैरेलल प्लेट, अब दूसरा अपन पढ़ रहे हैं गोलीय यानी कि स्फेरिकल। तो इसमें करना क्या है? जैसे हमें पता है कि संधारित्र में क्या होता है, दो धात्विक प्लेटें लेनी होती है जो एक दूसरे के निकट हो। तो दो गोले ले लिए, ठीक है, अंदर वाले गोले को हमने मान लिया R1 और बाहर वाले को हमने मान लिया R2। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कैपेसिटर की, कि दोनों पर विपरीत आवेश होना चाहिए। तो ये लो, मैंने इसको दे दिया प्लस का, और इस बाहर वाली पे हम दे देंगे माइनस का। ठीक है, और इसको कर देंगे भू संपर्कित यानी कि ग्राउंड, ताकि इसका जो बाहर का आवेश है वो कहाँ चला जाए? पृथ्वी में चला जाए, अर्थ में चला जाए, ग्राउंडेड हो जाए। ठीक है, अब हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका विभव। ठीक है, तो देखो, जैसे इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी, तो गोले ए का विभव यानी कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए। ठीक है,
तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, जैसे आवेश क्या वाला होगा समान ही होगा क्योंकि यही तो कैपेसिटेंस के विपरीत और समान होना चाहिए Q और ये माइनस Q। ठीक है, अंदर ही लिख देता हूँ मैं आपको, वो सब बाहर कैसे आ गया। ठीक है, तो जैसे अपन पहले वाले की बात करें तो के क्यू अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज ऑन बी। इसी प्रकार बी पर, तो बी पर क्या हो जाएगा वी ए वी बी के क्यू, अब क्यू के साथ माइनस का तो माइनस आगे ले लिया अपॉन आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और विभव किसी भी जगह पे किसी भी निकाय में अगर हमें कुल विभव निकालना है तो सीधा सीधा क्या कर देते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो कुल विभव अतः कुल विभव सो टोटल पोटेंशियल, तो सो टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, बिकॉज वी ए प्लस वी बी। ठीक है, तो अब देखो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से V बराबर ये रहा वी ए, कितना हो गया के क्यू अपॉन आर वन प्लस, यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इसका वैल्यू कैसा माइनस का के क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या आएगा के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, दोनों में से क्या कमाना जाएगा के क्यू, तो ये अपने पास आ गया के क्यू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, सॉरी माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, आप चाहो तो के को क्या लिख सकते हो 4/5 अगर आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेंगे फ्रॉम कैपेसिटेंस लॉ, यानी कि धारिता के नियम से। तो धारिता के नियम से हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में यही चीज़ तो आपने ढंग से याद रखी होगी मेरे हिसाब से, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब कह देंगे समीकरण 3 से, क्योंकि V का मान कितना है समीकरण 3 में ही है, फ्रॉम इक्वेशन 3 C इज इक्वल टू क्यू अपॉन के क्यू नीचे और ये ब्रैकेट में 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, इसको ऊपर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर ये इसके नीचे होता पूरा का पूरा वैल्यू तो हम इसको कहाँ भेज देते ऊपर पर, ये किस में मल्टीप्लाई में, तो क्यू से क्यू को काट दो। अब देखते हैं आगे अपन फॉर्मूला क्या आता है। तो अब देखो इसको C बराबर ऊपर का क्यू तो कट ही गया। ठीक है, क्या बचा 1 अपॉन के 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, अब के का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कहाँ चला जाएगा सीधा सीधा ऊपर। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गोलीय संधारित्र यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू होती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ज़्यादातर यही काम में लिया जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे आप एलसीएम क्या ले लोगे आर वन इंटू आर टू, ऊपर क्या जाएगा आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। ठीक है, यानी कि अब जैसे अपन इस डिजिट को ऊपर तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बढ़ेगा, इसे छोटा करोगे बड़ा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों गोले यानी कि दोनों स्फीयर जो हम काम में ले रहे हैं उनकी रेडियस का डिफरेंस यानी कि उनकी त्रिज्याओं का अंतर जितना कम रखोगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा अपने पास कैपेसिटेंस यानी कि धारिता हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर जो अपना अपन ने स्टार्ट किया था चौथा चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता, ये आज अपना हो गया पूरा 15 लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन ने इन 15 लेक्चर
लेक्चरों में जो मेन चीज़ें सीखी हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर की जो समरी है उसके बारे में आएगी, तो उसको ज़रूर देखना है ताकि आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिकॉल हो जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो। आज की वीडियो में इतने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।